उसमें हिम्मत है तो प्रबल प्रताप सिंह आज़ाद इसी चैनल पे मिलेंगे और जब जिसको बैठ के बात करनी वो प्रबल प्रताप सिंह बात करे। मैं तुम्हें बताऊंगा कि राजनीति होती क्या है और राजनीति का असली मतलब क्या मैं बता सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सम्मानित साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं कल वाली वीडियो में बता दिया था कि समीक्षा मीटिंग आज होगी मनजीत सिंह नौटियाल जी द्वारा, जो भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आज हम सबके बीच में हाजिर हैं और अपने लोगों को बातचीत किया है, बताया उन्हें, और बात भी आज इनसे करेंगे, जानेंगे। सर, भीम आर्मी जय भीम संगठन जो है राजनीतिक स्तर पर भी जाएगा या फिर सामाजिक स्तर पर काम करेगा? नहीं, भीम आर्मी जय भीम संगठन सामाजिक आंदोलन पूरे देश में आगे बढ़ा रहा है जी। और सामाजिक आंदोलन से ही राजनीतिक परिवर्तन होगा। तो सामाजिक आंदोलन तो भी अच्छी तरह से बढ़ा ही नहीं आगे, तो हम तो सामाजिक आंदोलन पर बात करना चाहते हैं और इसीलिए आज कार्यकर्ता को बड़े पैमाने पर तैयार करके उत्तर प्रदेश में भेजा जा रहा है। और आज बड़ा अच्छा कैडर रहा, पूरे प्रदेश से लोग पहुँचे और आज से उत्तर प्रदेश में बहुजन मूवमेंट एक नया रूप लेगा, बड़ी मजबूती से सब चीज़ों का। सर, अगर हम बात करें कि भीम आर्मी जय भीम संगठन है और एक भीम आर्मी भी है जिसके मुखिया चंद्रशेखर जी हैं, उन्होंने अपनी एक पार्टी अलग बना ली है, पार्टी बना ली है। और तो मनजीत सिंह नौटियाल जी कौन से पार्टी को समर्थन करने वाले हैं? थोड़ा इस पर भी आप बताइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पब्लिक जानना चाहती है सर। हाँ, देखिए, ऐसा है कि अभी हम लोग बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं जी। क्योंकि भीम आर्मी जय भीम संगठन जो है शुरू से ही जब से हमने होश संभाला है, जब से हम बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं। और अभी वर्तमान में हमारे पदाधिकारियों ने आज उत्तर प्रदेश के पूरे देश के लोगों ने कई बार ये तय किया है कि देश के अंदर अगर सत्ताधारी पार्टियों को अगर कोई जवाब दे सकता है और सत्ताधारी पार्टियों को हरा सकता है तो वो केवल एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। तो इसलिए हम लोग कोई गलत निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहते और किसी लालच में हम लोग इधर उधर भटकना नहीं चाहते। हमारे कार्यकर्ता से लेकर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा है। कहीं कभी आज तक जब से हम लोग संगठन चला रहे हैं, कभी कोई एलिगेशन या कोई भ्रष्टाचार का आरोप एक व्यक्ति बता दे किसी राजनीतिक पार्टी से हमने किसी फंडिंग करी हो। हमारे 100 के 100% कार्यकर्ता वो मजदूर वर्ग हैं, वो 500 रुपये कमाते हैं, 200 रुपये अपने मूवमेंट में खर्च करके वो सब चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम इनसे ये कहना चाहते हैं कि परिवर्तन होगा। आज आप लोग अपनी दिहाड़ी से खर्च कर रहे हैं, कल जब हमारी सरकार आएगी, कल आप अच्छी-अच्छी कुर्सियों पर बैठेंगे, तो सामाजिक परिवर्तन होगा, आर्थिक परिवर्तन होगा, एक देश के अंदर एक नया बदलाव। सर, थोड़ा एक सवाल और है, जैसा कि हमने देखा कि बहुजन समाज में एक तबका बड़ा है जो ओबीसी समाज का है, वो लगातार धर्म की ओर जा रहा है। हमने बहुत सारी वीडियो में अपने बताया भी है कि वो धर्म की ओर जा रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्टेटमेंट आया है कि आरक्षण की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आरक्षण नौकरियों के लिए तो बिल्कुल कतई नहीं ज़रूरत है। तो उस पर थोड़ा सा अगर जानना चाहेंगे क्या देखिए, कहेंगे? भीम आर्मी जय भीम संगठन एक संविधान के जो है ना पैरेलल चल रहा है जी। और हम लोग संविधान को अपनी आस्था मानते हैं, संविधान में पूरी आस्था रखते हैं। जो लोग धर्म पर विश्वास करते हैं, तो हम धर्म पर विश्वास नहीं करते, फर्स्ट बात। जी। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये कहते थे कि मैं प्रथम में और अंतिम में एक भारतीय हूँ। तो आज भीम आर्मी जय भीम संगठन भी लखनऊ में ये संकल्प ले रहा है कि हम प्रथम में और अंतिम में एक भारतीय हैं। हम जाति धर्म पे विश्वास नहीं रखते हैं, हम न्यायपालिका पर भरोसा रखते हैं, संविधान में भरोसा रखते हैं। लेकिन सभी धर्मों को, सभी जातियों को संविधान के अनुरूप, संविधान के अनुसार अपनी अपनी आज़ादी है। उनकी जो धर्म की जो आस्थाएं हैं, जो परंपराएं, उनको आगे बढ़ाने की जो उनको सब चीज़ें की एक आज़ादी है, स्वतंत्रता है। परंतु जिस प्रकार से देश के अंदर धर्म की आड़ में लोग, ओबीसी लोगों को, SC ST के लोगों को जिस प्रकार से ठगा जा रहा है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं अपने ओबीसी भाइयों से भी, SC ST के लोगों से भी, आदिवासी भाइयों से भी कि यदि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान में हमें अधिकार नहीं देते, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमें वर्षों से मंदिरों में घुसने नहीं दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने जिस मूर्ति को हमारे कुमार समाज के लोगों ने तैयार करा बनाकर, उसी मूर्ति को छूने से आज डर रहे हैं। जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो हमारी दलित राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया। तो इसको हम क्या माने कि आज भी दलित समाज, आदिवासी पिछड़े समाज आज भी अछूत है। तो इसकी सरकार जो है जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर हमारे साथ में भेदभाव, हमें अछूत समझकर आज भी जो है ना घृणा की जा रही है। तो देश का जो SC ST OBC माइनॉरिटी का जो युवा है, जो शिक्षित है, वो समझ चुका है। आने वाले समय में आप बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग संविधान को मानते हैं और हम किसी चीज़ पर भरोसा नहीं रखते हैं। संविधान में आस्था है हमारी और संविधान को ही हाथ में लेकर हम एक बड़ा आंदोलन देश के अंदर चला रहे हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। जी सर, एक सवाल और रह गया है। सर, सवाल ये है कि क्या संवैधानिक पद पर रहते हुए संविधान की आलोचना की जा सकती है? नहीं, क्यों? कौन, किसको अधिकार है? सर, जैसे कि ये भी संविधान में आरक्षण का प्रावधान है
और संविधान के जो आरक्षण का प्रावधान है जो उसमें, और एक देश के बड़े पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा कि मतलब कतई ज़रूरत नहीं है। और उसको सुप्रीम कोर्ट के भी जजों ने भी कहा है कि आरक्षण में बदलाव होना चाहिए। जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण है उसमें बदलाव करके जो अति पिछड़े हैं उनको दिया जाना चाहिए। तो ऐसे तोड़ने की जो साजिश है उस पर कुछ कहना चाहेंगे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में जब आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया, जी, तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैं देशवासियों आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आरक्षण को आपके ऊपर ही हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जाएगा। तो जितने भी पिछड़े समाज के जो नेता हैं, क्षेत्रीय नेता हैं, उनको छोटे मोटे लालच देकर आज सरकार में उनको मंत्री बनाकर बाबा साहब और संविधान के खिलाफ बयानबाजी सरकार करवा रही है, संविधान पर हमला करवा रही है और आरक्षण पर हमला करवा रही है। उसी का नतीजा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आज एक चाय बेचने वाले देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। वो संविधान की देन है। लेकिन आज संविधान का अपमान करके वो आज आरक्षण पर जो है ना, आरक्षण को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, आरक्षण को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो व्यक्ति चाय बेचते थे रेलवे स्टेशन पर, आज संविधान के अनुसार उनको प्रधानमंत्री बनाया देश ने, इस देश की जनता ने, पिछड़े ने, दलितों ने, तो आज वो संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये वही है कि आज छोटे मोटे लालच में आकर संविधान के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। तो इसके लिए हम इसकी निंदा करते हैं। परंतु हम देश की जनता को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को ये समझा रहे हैं कि भाई आप लोगों को समझना होगा, आप लोगों को दुश्मन में और अपनों में परख करनी होगी, आप लोगों को मूवमेंट को समझना होगा कि किस प्रकार का मूवमेंट आगे बढ़ाना। सर दो बात सिर्फ आपसे और करेंगे, 2 पॉइंट की। सर, भारत रत्न को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि साल में हमने गूगल भी किया तो 3 बार समथिंग भारत रत्न दिया जा सकता है, इसके उपरांत नहीं। इस बार लगभग 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। तो क्या ये राजनीतिक चाल है या फिर कुछ और है? देखिए, जिन्होंने देश के लिए काम किया उनको भारत रत्न निश्चित रूप से मिलना चाहिए। जी, लेकिन हम उसके एवज में एक बात कहना चाहते हैं, क्या अब लोकसभा चुनाव आने वाला है कि अभी याद आए उनको चौधरी चरण सिंह जी? क्या उनको नरसिम्हा राव जी अभी याद आए? क्या उनको जितने भी लोगों को अभी भारत रत्न दिया गया है, क्या कर्पूरी ठाकुर जी उनको अभी याद आए? ये वो महापुरुष हैं। अब ये बहुजन युवा उन महापुरुषों कर्पूरी ठाकुर जी को, चौधरी चरण सिंह जी को और नरसिम्हा राव जी को पढ़कर ये समझ चुका है कि जब हमारे महापुरुषों ने इस देश के अंदर राज किया है बड़े पैमाने पर, जब पिछड़े समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने मेहनत मजदूरी करके सत्ता शासन तक पहुंचे हैं, तो ये सत्ताधारी लोग, ये मुट्ठी भर लोग समझ चुके हैं कि फिर से दलित पिछड़ों का राज आने वाला है। इसलिए ये उनको, हमें ठंडा, हमारा गुस्सा ठंडा करने के लिए, हमें लुभाने के लिए, हमें गुमराह करने के लिए हमारे महापुरुषों का सम्मान दे रहे हैं। वो इनके सम्मान देने से कुछ नहीं होने वाला। जी। वो तो चौधरी चरण सिंह जो भारत रत्न से कई हजार गुने बड़े हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के भारत रत्न से कई हजार गुने बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा से देश के मजदूर किसानों की लड़ाई लड़ी है, वंचितों की लड़ाई है, शोषितों की लड़ाई लड़ी है। तो इसलिए देश के पिछड़ों को, दलितों को किसी प्रकार से गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। मैं देश के दलित पिछड़ों को बस एक बात कहना चाहता हूं कि इस बात के बारे में हमें सोचना होगा कि आप देश के प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, बहुजनों का राज कैसे आएगा, संविधान कैसे सुरक्षित रहेगा, हमारी बहन बेटियां कैसे सुरक्षित रहेगी, संसद से लेकर सड़क तक आपका राज कैसा रहेगा, डीएम कलेक्टर आपका कैसे होगा, इस बात पर विचार करने का सर, राजेंद्र पाल गौतम जी कल कह रहे थे कि भारत रत्न मानवर काशीराम साहब और माननीय बहन जी को भी ज़रूरत है, उनको भी सम्मान देना चाहिए भारत रत्न से। तो देखिए, क्या इस भारत रत्न मान्यवर साहब काशीराम जी को वो नहीं देंगे, और हम इसलिए नहीं कहना चाहते कि भारत रत्न जो है ना कोई मायने नहीं रखता है साहब काशीराम जी के लिए। भारत रत्न से साहब काशीराम जी बहुत बड़े हैं, इसलिए हम सरकार से भीख नहीं मांगना चाहते। जब बहुजनों की सरकार आएगी, हम खुद करेंगे ना अपने बहुजनों का सम्मान। हम इन लोगों से, मुट्ठी भर लोगों से क्यों सम्मान मांगे? हमें देने वाला बनना है। साहब काशीराम जी ये बता कर गए। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ, कोई जो कह रहे हैं कि साहब काशीराम जी को भी सम्मान मिलना चाहिए, अरे इनसे आप कैसे सम्मान लेना चाहते हैं? ये तो साहब काशीराम जी के हत्यारे हैं। जिस समय साहब काशीराम जी हमें छोड़कर चले गए, इन लोगों ने लड्डू खाए थे उस दिन। हम जानते हैं इन मनुवादी लोगों ने लखनऊ और दिल्ली में बैठकर, इन्हें पता था कि एक बहुजनों का एक ऐसा नेता चल बसा जो नहीं बिकने वाला था, जो न टूटने वाला था। तो इन लोगों ने तो लड्डू बांटे थे, तो इनसे कैसे सम्मान की उम्मीद करते हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुजनों की सरकार बनवाओ, अपने आप हमने महापुरुषों को सम्मान देंगे। जिस समय उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार बनी, तो बहुजन महापुरुषों को हमने खुद सम्मान दिया है, बहन जी ने खुद सम्मान दिया है। तो इनसे कोई उम्मीद ना की जाए, बहुजनों की सरकार बनाए, बहुजन मूवमेंट को हमें आगे बढ़ाना सर, होगा। लास्ट जो सवाल था, आखिरी सवाल सर, उस पर बातचीत करेंगे। सर, लगभग कई पार्टियों ने अपनी समीक्षा मीटिंग भी कर ली है, कई पार्टियों ने अपने कई जो है कार्यकर्ता को और पदाधिकारियों को मैदान में उतार भी दिया है। क्या बसपा अभी तक अपने कोई पदाधिकारी को या फिर कोई प्रत्याशी को अब की बार जी, तैयारी बड़ी चल रही है, जी, क्योंकि अब की बार जो है ना, भीम आर्मी का युवा जो है ना,
अब की बार कमर तोड़ेगा उत्तर प्रदेश में। आप सर देखते जाइए। आपको कहाँ से टिकट मिल रहा है इस बार? मुझे टिकट कहीं से भी मिले, मैं बहन जी का आशीर्वाद जहाँ से देगी मैं वहाँ से लूँ। देखिए ऐसा है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए मैं भीम आर्मी जय भीम संगठन का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, संगठन के लोग जो तय करेंगे उस पर मैं काम करूँगा। संगठन के लोग कहेंगे लखनऊ में बैठना, मैं लखनऊ में बैठूंगा। संगठन के लोग कहेंगे मैं दिल्ली में, तो दिल्ली में बैठूंगा। लेकिन आदरणीय बहन जी हमारी देश की एक बड़ी नेता है, हमारा कर्तव्य ये बनता है उस नेता की बात को मानकर उनके बताए हुए रास्तों पर चलना। अगर वो आदेशित करेंगे कि बच्चों तुम्हें यहाँ से ये काम करना है, उस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर बहन जी आदेश और आशीर्वाद देती हैं तो निश्चित रूप से उसको मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा। जी सर। सर अगर आप इजाज़त तो एक सवाल और सर रह जा रहा है, पूछ लीजिए, क्योंकि पब्लिक का कमेंट बार-बार आ रहा था उस सवाल को लेकर के। सर आपसे मुलाकात आकाश आनंद जी से कई बार हो चुकी है और आकाश आनंद जी भी आपसे कई बार मुलाकात कर चुके हैं। सर ये बताइए कि जो ग्रामीण के लोग हैं, उनको जो बड़ी जाति के लोग जिन्हें हम कहते हैं, वो लोग उन छोटी जाति, अब कहना पड़ता है सर गांव में ऐसा चल रहा है, तो उनको कहते हैं कि राजनीति सबसे ख़राब है। हमारा युवा जो पढ़ लिख रहा है, वो उसको भड़काने का काम हो रहा है कि राजनीति सबसे ख़राब है। तो क्या सर राजनीति वाक़ई में इतनी ख़राब है या फिर लोग उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति मोमेंट ये आगे ना कर पाएँ? देखिए मैं पहले तो आप ये बताना चाहता हूँ कि जाति कोई भी ना कोई बड़ी है ना छोटी है। जी। बड़ा वो है जिसने देश के लिए काम किया है, और देश के लिए काम किसने किया है, वो बहुजन संतो महापुरुषों ने किया है, वो दलित पिछड़े आदिवासियों ने किया है, ये देश जानता है। सर सवाल लेकिन उनका इतिहास को छुपाया गया। लेकिन हम बाबा साहब के बच्चे बहुजन संतो महापुरुषों के अनुयायी उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके इतिहास पे पड़ी हुई धूल को हटा रहे हैं। अब बात यह है कि आप लोगों ने जो कहा है कि राजनीति खराब है या अच्छी है? राजनीति में बता देना चाहता हूँ कि युवा इस भ्रम में न रहे कि राजनीति खराब है। ये बहुत स्टिक सवाल पूछा आपने। जब तक आपकी राजनीति नहीं होगी, आप कितने पढ़ लीजिए, क्या मेरे समाज में ग्रेजुएशन नहीं है, ग्रेजुएट लोग नहीं है? क्या मेरे समाज में पीएचडी होल्डर नहीं है? ये जो हमारे ओबीसी समाज के और दलित समाज के लोग यहाँ लखनऊ ईको गार्डन में जो बैठे हैं, क्या अगर हमारी सरकार होती तो क्या इन भाइयों को मुझे इनको रोते हुए देखना पड़ता? क्या मैं इनको मेरी जो बहनें चिल्ला रही हैं, रो रही हैं, क्या मैं इनको रोने देता? अगर हमारी सरकार होती, क्या इनको यहाँ इतनी ठंड में बैठना पड़ता? जिस ठंड में जो है ना व्यक्ति को रज़ी में भी बैठकर ठंड लगती है, क्या इन भाइयों को हम यहाँ बैठने देते? तो इसलिए मैं युवाओं से भी कहना चाहता हूँ कि भाई एक घर से एक नेता तैयार करना पड़ेगा। भीम आर्मी जय भीम संगठन ये संकल्प ले चुका है कि एक घर से एक नेता फायर ब्रांड निकालेंगे, दलितों से भी, पिछड़ों से भी, आदिवासियों से भी, जिससे कि कई करोड़ नेता ऐसे हमारे क्या नाम है इस देश के अंदर होंगे कि आप लोगों की आवाज़ को मजबूती से उठाएंगे। सरकार किसी भी आपका उत्पीड़न नहीं होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका। तो जी भाई प्रोटेस्ट नहीं चल रहा, थोड़ा बातचीत हो रहा है बस, प्रोटेस्ट एक नहीं। सेकंड। जी ये बताइए। जो राजनीति करने वाले लोग हैं ना, जो आपसे कहते हैं राजनीति खराब है, जी मैं उन लोगों से कह रहा हूँ वो प्रबल प्रताप सिंह के आगे बैठ कर डिबेट कर ले। अच्छा, ठीक है, राजनीति सही चीज़ है। हाँ, मैं और बताऊंगा राजनीति में आना भी चाहिए। वो खुद नहीं जानता होगा व्यक्ति की राजनीति कहते किसे है। अगर उसमें हिम्मत है तो प्रबल प्रताप सिंह आज़ाद इसी चैनल पे मिलेंगे, और जब जिसको बैठ के बात करनी वो प्रबल प्रताप सिंह बात करे। मैं तुम्हें बताऊंगा कि राजनीति होती क्या है और राजनीति का असली मतलब क्या मैं बता सकता हूँ। चलिए, अभी बता बहुत बहुत दूंगा, तुम धन्यवाद। जान जाओगे इसलिए नहीं बता रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल जी थे, परमल प्रकाश जी थे, और भी बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई। बाकी इस वीडियो में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपकी राय जानना बहुत ज़रूरी है। लखनऊ से पराग सागर, जय भीम, नमो बुद्धाय।